सेल डिवीजन। अब ये कॉपी मोपी बंद कर दो, सुनते रहना, थ्योरी जोरी होगी बाद में लिख लेना आराम से, ठीक है। तो देखो जो सेल डिवीजन होता है ना, तो सेल डिवीजन होता क्यों है, पहले तो ये सेल डिवीजन होता क्यों है, क्या जरूरत है सेल डिवीजन होने की। तो सबसे पहले याद रखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होता है, और जो ग्रोथ होता है मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेलुलर हो, मतलब जिसपे सेल ही डेवलप नहीं हुई हो, चाहे वो हो जिसके पे तुम लोगों को दिख नहीं रहा, तुम यहाँ आ सकते हो, तो ऐसे देख रहे हो, हाँ ठीक है, अब आगे लिखूंगा। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में तुम्हारा एसेलुलर आ सकता है, सेलुलर आ सकता है, और मल्टी सेलुलर आ सकता है। क्लियर, मतलब कि ऐसी सेल आ सकती है जो सेल अभी बनी ही नहीं है, सेल बनने वाली है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर, कौन सी, प्रोकैरियोटिक सेल, मतलब कि बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया आ सकता है, पीपीएलओ आ सकता है, ठीक है। इस तरह की सेल्स जो होती हैं, तो उनमें भी सेल डिवीजन होता है। यदि अपन बात करें सेलुलर और मल्टी सेलुलर, इनमें भी सेल डिवीजन होता है, यहाँ भी सेल डिवीजन होता है। अब यदि हमको एक चीज पता चल जाए कि सेल डिवीजन होने का रीजन क्या है और इसकी जरूरत क्या है, हमको दो चीज पता चल जाए, इसका रीजन क्या है और इसकी जरूरत क्या है। सेल डिवीजन होता क्यों है, पहली बात तो इसके इसके लिए, जैसे नॉर्मली ये हमारा सेल है, क्या है, ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, क्या है, न्यूक्लियस। अब बाकी है साइटोप्लाज्म, क्या है, साइटोप्लाज्म। हम इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। क्लियर, और इसके एक टर्म होती है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, क्या होती है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। समझना। अब पहले मैं बता रहा हूं कि सेल डिवीजन होती क्यों है, क्या होता है सेल डिवीजन होने में। तो क्या होता है, देखो अभी हमारा ये वाला न्यूक्लियस इतने लोगों को मेंटेन कर रहा है। क्लियर, ये वाला न्यूक्लियस अभी इतने लोगों को मेंटेन कर रहा है। यदि इसका साइज इतना बड़ा हो जाए और न्यूक्लियस तो उतना ही छोटा है, तो अब ये इतने बड़े लोगों को मेंटेन करेगा, मतलब कि ये वाला न्यूक्लियस ज्यादा लोगों को मैनेज नहीं कर पाएगा, जिस वजह से ये क्या करेगा, इस सेल को डिवाइड करके दो सेल बना दिया, दोनों में उतने ही न्यूक्लियस जितने यहाँ थे, आराम से मैनेज कर लेगा। मतलब कंडीशन ऐसी होती है, वो गेट में हाथ मार दो। मतलब कंडीशन क्या होती है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ का एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरे पापा जी लोग 5 भाई हैं, तो जो हमारे दादाजी थे, पूरी फैमिली थी, उस फैमिली की हमारे दादाजी कौन थे, न्यूक्लियस थे। जब हम लोग नहीं थे तो पांचों लोगों को मैनेज कर ले रहे थे। क्लियर, अब पापा लोगों की भी शादी हो गई, फैमिली बड़ी हो गई, तो पहले दादाजी को 10 लोगों को मैनेज करना था तो कर ले रहे थे। अब पापा लोगों की शादी हो गई, अब हम लोग मिलके 40 लोग हो गए, तो अब दादाजी मैनेज नहीं कर पा रहे, तो पांचों को अलग अलग कर दिए। अब पापा के फैमिली के न्यूक्लियस हो गए, तो वो अपनी फैमिली को मैनेज कर ले रहे हैं, दिक्कत नहीं है। जब उनकी बड़ी फैमिली होगी तो उनको अलग अलग कर देंगे। इस तरह से पूरी की पूरी एक कॉलोनी, एक पूरा गांव, एक पूरा परिवार बन जाता है। यदि अपन लोग जहां भी रहते हैं, सिटी उनमें तो अलग अलग आके रुकते हैं, गांव में क्या होता है, यदि गांव में अपने एकदम बैक में जाओगे तो एक ही दादा दादी होंगे, पूरा गांव बन गया। बहुत पुराने में जाओगे, दादाजी के दादाजी, फिर उनके दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, तो पूरा एक ही बचेंगे। बोलते हैं ना ये अपना पूरा खानदान है,
ऐसा रहता है ना, जैसे किसी गांव में अपने रिलेटिव को तो पता चले पूरे गांव कोई चाचा काकी और ये सब रहते हैं ना, वो ऐसा सिटी में नहीं मिलता नॉर्मली, क्योंकि सब बाहर बाहर आके रहते हैं, लेकिन गांव में ऐसा होता है। तो डिवीजन क्यों होता है वहां पे? क्योंकि लड़ाई ना हो, फंक्शन अच्छे से हो, मैकेनिज्म अच्छे से हो, इस वजह से वो डिवाइड करते हैं। तो हमारी सेल क्या होता है, जब वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है तो Ki डिक्रीज हो जाता है, तो सेल डिवाइड हो जाएगी। मतलब मजा आ गया। मतलब कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यदि कम है तो हमारा डिवीजन होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कम है तो डिवीजन होगा। अब यदि साइटोप्लाज्म कम हो गया, मतलब सेल छोटी है, सेल छोटी है तो साइटोप्लाज्म थोड़ा सा है, और साइटोप्लाज्म यदि कम है, साइटोप्लाज्म कम है तो Ki ज्यादा, और कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यदि ज्यादा है तो डिवीजन नहीं होगा। मतलब सेल डिवीजन क्यों हुई, समझ में आ गया ना? कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की वजह से। मतलब यदि साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम ज्यादा है, साइटोप्लाज्म के यदि इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, माइनस कर दोगे तो साइटोप्लाज्म का बचेगा, न्यूक्लियस का माइनस कर दोगे तो। हाँ बोलो, समझ में आ गया ना? यदि हमारा साइटोप्लाज्म ज्यादा है, मतलब कि फैमिली मेंबर ज्यादा हो गया ना ये, तो हमारा इस पे होगा। ये वाली जैसे ये नॉर्मल रेंज है, यदि ये बड़ी हो गई ना तो इसी में डिवीजन होगा। ये जो डिवीजन हुआ ना इसी में हुआ है रियल में, ये डिवीजन इसी में होगा। डिवीजन मतलब होने का मेन रीजन है सेल बड़ी हो जाती है, जैसे सेल बड़ी हो जाती है तो न्यूक्लियस जो होता है पूरे सेल का मैनेजमेंट नहीं कर पाता, तो सेल डिवाइड हो जाती है। क्लियर हुआ? ये तो हो गया। अब जरूरत क्या है डिवाइड होने की, ना हो तो क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप बैक्टीरिया ले लो, प्लांट ले लो, नींद आ रही है? बैक्टीरिया ले लो, प्लांट ले लो, एनिमल्स ले लो, ह्यूमंस ले लो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो दो चीज इंक्रीज होता है। पहला मास और दूसरा नंबर। आप चाहे अपना वेट लो, किसी का भी लो, वेट है यानी कि जो मास होता है, चाहे आप प्लांट का लो चाहे अपना लो। जब हम छोटे थे तो हमारे में सेल कम रही होंगी, तो सेल का नंबर भी बढ़ता जाता है और मास भी बढ़ता जाता है। और यदि सेल का नंबर बढ़ेगा या मास, यदि सेल का मास बढ़ता है मतलब इसका साइज बढ़ रहा होगा, और सेल का नंबर बढ़ता है मतलब डिवीजन बढ़ रहे होंगे। और दोनों केस में क्या होगा, ग्रोथ। दोनों केस में क्या होगा, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए जरूरी है। नहीं समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए, अब यदि सेल डिवीजन होता है तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग हम सेल डिवीजन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। कितने कैटेगरी में? 3। कौन कौन से वो समझो। पहला एमाइटोसिस, दूसरा माइटोसिस, मियोसिस। क्लियर? अब देखो, पहले हम देखेंगे एमाइटोसिस। एमाइटोसिस यानी एसेलुलर में होता है, जिनमें कंप्लीट सेल डेवलप नहीं होती। ये एसेलुलर में होता है, कंप्लीट सेल डेवलप नहीं होती, मतलब डीएनए आरएनए टाइप्स का कुछ रहता है। मतलब इसका सिंपल होता है नॉर्मल, ये सेल एक सेल है, ठीक है, इसके अंदर ऐसे फोल्डिंग होते हैं डंबल लाइक, और इस तरह से ये ऐसे और ऐसे और टूट के 2 अलग सेल बना देता है। ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियस नहीं। तो ये नॉर्मली हमारी एमाइटोसिस होता है, इसका अपने सिलेबस में नहीं है,
कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ना इसको अपने को पढ़ना है, बस समझ लेना है। जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया वगैरह हो गए, इनमें नॉर्मली एक सेल 2 सेल में टूट जाती है, ये हमारा एमाइटोसिस होता है, इसको अपने को पढ़ना भी नहीं है। अपने को जो मेन पढ़ना है वो पढ़ना है माइटोसिस और मियोसिस। क्लियर? समझो मेरी बात ध्यान से। जो माइटोसिस होता है, अब हमारे बॉडी में कितने टाइप्स की सेल होती है नंदिनी? नॉर्मली 2 टाइप्स की सेल होती हैं। एक वो सेल जो हैप्लॉन्टिक होती हैं, एक वो सेल जो डिप्लॉन्टिक होती हैं। मतलब कि एक होती हैं जो यदि हम अपने बॉडी में सेल की बात करें तो एक जर्मिनल सेल, एक सोमैटिक सेल। जर्मिनल सेल यानी सिंगल एन, सोमैटिक सेल यानी 2 एन। क्लियर? आप समझो मेरी बात। यदि हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है, 2n से 2n। मियोसिस में आधा होता है, क्योंकि मेरे को ऐसे याद है, इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन, है ना? नाम ही है अर्धसूत्री, मतलब आधा हो जाएगा। तो अब ये देखो माइटोसिस होता है 2n से 2n। अब सुनना एक क्वेश्चन, हमारी बॉडी में वेट, मतलब हमारी बॉडी में ग्रोथ के लिए कौन सा डिवीजन होता है? एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। क्यों? क्योंकि ये पूरी सोमैटिक सेल में, यदि मेल से स्पर्म और फीमेल से एग को हटा दिया जाए तो पूरी की पूरी बॉडी सोमैटिक सेल है। अब पूरी बॉडी में ग्रोथ होता है, स्पर्म में थोड़ी ग्रोथ होता है ना? तो पूरी बॉडी में ग्रोथ होता है, इसलिए ग्रोथ के लिए ये वाला भी क्वेश्चन मैं कहीं देखा हूं, ये क्वेश्चन मैं कहीं देखा हूं। मतलब कि बॉडी में ग्रोथ के लिए कौन सा होगा? माइटोसिस, क्योंकि नंबर बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, मतलब 2n से 2n। क्लियर? एमाइटोसिस क्या होता है? 2n से मियोसिस, सॉरी 2n से n। अब मैं अभी जब तुम लोगों को पढ़ा रहा था कि जो हमारी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में जर्मिनल एपिथेलियम थी। कौन थी? जब जर्मिनल एपिथेलियम हमारी 2n होती है, क्या होती है? इसमें होता है, मैंने पॉइंट लिखाया था, बोले थे मार्क करो, पॉइंट लिखाया था, इसमें होगा मियोसिस और ये बनेगा एन, जो कि स्पर्म होता है। ये बनेगा स्पर्म, जो कि क्या होता है? मियोसिस। याद रखना ये चीज। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, तो हमारा माइटोसिस भी क्लियर हो गया, मियोसिस भी क्लियर हो गया। मतलब हमारे दिमाग में अभी क्या क्या चीजें क्लियर हुई कि जो सेल डिवीजन होती हैं 3 टाइप्स को होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस एसेलुलर, जिसमें सेल भी नहीं होता, बैक्टीरिया वगैरह। माइटोसिस 2n से 2n, मतलब सोमैटिक सेल, नॉर्मली ये अच्छा है। मियोसिस क्या होता है? 2n से n, मतलब कि यहाँ पे यहाँ हो रही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, फीमेल में जो वो होती है ओवरी, फीमेल को ओवरी में भी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, फीमेल को ओवरी में भी जर्मिनल एपिथेलियम होती है, तो वहां भी 2n से n, 2n से n। क्लियर? इसलिए हमारी बॉडी को इधर स्पर्म और इधर एग फॉरेन पार्टिकल्स रखते हैं। यदि फैलोपियन ट्यूब की जो 3 लेयर होती हैं, अंदर यदि म्यूकस लेयर ना हो तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। पूछो क्यों? क्योंकि म्यूकस नहीं होगा तो ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब ब्लड की सेल 2n है, निपटा देगा उसको, क्योंकि स्पर्म और एग हमारे ब्लड से यदि कांटेक्ट में आएंगे तो हमारे ब्लड को ये लगेगा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं और वो उनको किल कर देगा। ठीक है? ऐसे चलो, अपने को ना नॉर्मल एक ओवरव्यू बन गया कि सेल जो डिवीजन होंगी तो माइटोसिस क्या होगा, मियोसिस क्या होगा, एमाइटोसिस क्या होगा। अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस, इसको समझना बहुत अच्छे से। अब देखो, हमको देखना है क्या? माइटोसिस। क्या देखना है? ध्यान से समझना, यहाँ काम की चीज है। ये सेल है,
ये क्या है, सेल। इस सेल को डिवाइड होके एक और सेल बनाना है, मतलब 2 सेल बनाना है। क्लियर। इस सेल को डिवाइड होके 2 सेल बनाना है, एक ये न्यूक्लियस, ये भी 2n, ये भी 2n और ये भी 2n। मतलब कि माइटोसिस में जो डॉटर सेल होगी सेम एज पेरेंटल सेल। मजा आ गया। जो डॉटर सेल होगी सेम एज पेरेंटल सेल, जो डॉटर सेल होगी पेरेंटल सेल के जैसे होगी। क्लियर हुआ। अब मेरी बात सुनो, इस सेल से इन 2 सेल के बनने की प्रोसेस माइटोसिस है। क्या है, समझ में आया। अब जैसे मान लो अपने को कुछ भी बनाना है, जैसे आइसक्रीम बनाना है, तो उनमें उसमें बॉक्स में भर के उसको ठंडा करके और जमाना, ये वो प्रोसेस आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस हो गई। लेकिन उसके बीच में तो बहुत सारी चीज़ें होती होंगी ना, शक्कर मिलाना और दस दस सारी चीज़ें। मतलब कि इस पेरेंटल सेल से ये सेल बनाने के लिए बीच में मेनली 2 प्रोसेस और होते हैं। एक होता है कैरियोकाइनोसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनोसिस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का होता है। क्लियर। मतलब ये जो हमारी सेल है इसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा। न्यूक्लियस, ये ऊपर वाला न्यूक्लियस ये बनाया, ये नीचे वाला ये बनाया, ऊपर वाला साइटोप्लाज्म ये बनाया और नीचे वाला साइटोप्लाज्म ये बनाया। मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो हल्का हल्का मिलता जा रहा है, मतलब सही बोल रहा हूँ, है ना। ये ऐसे। अब सुनो, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है, अब सुनना मेरी बात, ध्यान से समझना। कैरियोकाइनेसिस में हमारा ये न्यूक्लियस बनना शुरू हुआ और ये बन गया। दिखा डायग्राम, थोड़ा बड़ा बना दूं। मतलब अभी हम कैरियोकाइनेसिस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, कैरियोकाइनेसिस। मतलब इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। अब हमारी न्यूक्लियस जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें माइक्रोफाइब्रिस बंडल्स, हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए, आरएनए। मतलब न्यूक्लियस ऐसा है जैसे मान लो, बता रहा हूँ ना, अरे किसी की वो खरगोश की ऐसे पूंछ होती है ना, पूंछ बहुत सारे बाल होते हैं, ऐसे गोल गोल दिखता है, ऐसे मतलब ऐसे बहुत फाइबर 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 टाइप्स का रहता है ऐसा बहुत सारा, ये ऐसे। हाँ मैं देखा हूँ, ये कुछ ऐसा ऐसे बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे पतले 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 फाइबर फाइबर टाइप के रहते हैं ये। डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन, ये सारी चीजें रहती हैं। क्लियर। तो अब सुनना, मैं इनमें से ये सोच रहा हूँ कि ये यहाँ से हमारा न्यूक्लियस बनना शुरू हुआ और ये बन गया। मतलब कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ आके ख़त्म हुआ। ये मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। मतलब यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से बनना ख़त्म हुआ, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हुई है। क्या कंप्लीट हुई है, एक साइकिल। तो इसमें एक होता है, कैरियोकाइनेसिस में एक होता है इंटरफेज। क्या होता है, एक होता है इंटरफेज, एक होता है मेटाफेज, एमफेज। एक होता है इंटरफेज, एक होता है एमफेज। क्लियर। जो हमारा इंटरफेज होता है, मतलब कि इंटरफेज में क्या होता है, सेल हमारी, जैसे ये सेल थी, ये सेल, ये 2 सेल बना रही थी ना, तो हम इंटरफेज बता रहे हैं। इंटरफेज में ये सेल डिवाइड होके ये सेल बनाई, मतलब कि ये सेल अब डिवाइड हो रही है, मतलब ये सेल मैच्योर हो गई। हेलो, ये सेल डिवाइड हो रही है मतलब ये सेल मैच्योर हो गई। ये सेल जब बनी होगी तब ऐसी रही होगी। जब ये सेल ऐसी, जब ये सेल ऐसी थी तो इस तरह से इस तक
आने के लिए जो इसमें चेंजिंग हुआ होगा, देखो इस तरह के क्वेश्चन सेल बायोलॉजी के डिवीजन वाले तभी एकदम लॉजिकली कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जब एक एक चीजें क्लियर होंगी। समझ में आया? अब यदि ये सेल इस तरह की हो गई है तो इसमें भी डिवीजन हो जाएगा। समझ में आया? मतलब कि इस सेल को यहां तक आने के लिए दो चीजें और, इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज मतलब G1 S और G2, मतलब कि इंटरफेज कंप्लीट करने के लिए इस सेल को इस तरह बनने के लिए इन 3 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। अब मेन इस स्टेप में क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव, ये मेटाबॉलिकली मोर एक्टिव मतलब ध्यान देना, जैसे ये पैदा हुआ, ये अभी एकदम बच्चा है, छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा 17-18 साल तक बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। 18 साल के बाद देखो अपनी हाइट वगैरह सब फिक्स हो जाती है। क्लियर? तो ये उस टाइम पे सबसे ज़्यादा फुर्तीला रहता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं छोटे बच्चे। क्यों? उस टाइम पे मोर एक्टिव, क्योंकि उसमें भी तो सेल है, उसमें भी तो यही हो रहा है। तो इस सेल से इस सेल बनने की जो प्रोसेस होती है इंटरफेज G1S G2 में कंप्लीट होती है, जो मोर एक्टिव होती है। जैसे G1S G2 में कंप्लीट हुआ वैसे मतलब इसको हम फिर प्रो मेटाफेज एम फेज बोलेंगे, और ये एम फेज हमारी 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। कितने स्टेप में? G2 के बाद M, G2 के बाद एम फेज। एम फेज में पहला प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। टीलोफेज 2 टाइप्स के होंगे, एक होंगे अर्ली टीलोफेज, एक होगा लेट टीलोफेज। और लेट टीलोफेज को हम अर्ली प्रोफेज भी बोल सकते हैं। मतलब अब समझना, अब यहाँ क्या होगा, G2 फेज मतलब कि ये सेल ऐसी हो गई। अब प्रोफेज में क्या होगा, अब ये डिवाइड होगी। अब प्रोफेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस को हम निकाल लिए, ये न्यूक्लियस को हम खींचेंगे थोड़ा लंबा, थोड़ा लंबा, और खींचो तो और लंबा, और खींचो तो और लंबा। एक टाइम बाद तो टूट ही जाएगा, एक टाइम बाद तो टूट ही जाएगा। और जैसे टूटा था न्यूक्लियस अलग, अब पूरा टूटते टूटते ही टीलोफेज तक आ जाता है। खींचे, बन गई 2 सेल। और टीलोफेज में 2 सेल बन जाती है। लेकिन अभी तो न्यूक्लियस टूटा है, बाहर तो वो है ना साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में होगा साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस क्या होगा, साइटोप्लाज्म के बीच में प्लेट अरेंज हो जाती है। मतलब एक काम करो, वो छोटी छोटी प्लेट होती है ना, देखे होगे कहीं तो, देखे होगे, मेरे घर में रखी, दिखाऊं क्या? प्लेट नहीं आती नॉर्मली, नमकीन और बिस्किट मतलब ऐसा। तो उस प्लेट को ऐसे देखो ना, ऐसे ऐसे गड्ढे मत करो, ऐसे रख के ऐसे फैला दो, ऐसे जमीन में लिटा दो। मतलब ऐसे, मतलब एक एक करके नहीं, मतलब देखो ऐसे ऐसे परोसने वाली नहीं, ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर, वॉल्वेट ट्विस्टेड टाइप का, वॉल्वेट ट्विस्टेड इम्ब्रिकेट, ऐसे एक इसके ऊपर फिर इसके ऊपर फिर इसके ऊपर। अब इस तरह की यदि यहाँ प्लेट अरेंज कर दो, इस तरह के यहाँ प्लेट अरेंज कर दो, तो ये होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है? ये सेल अलग हो गई, ये सेल अलग हो गया कंप्लीट सेल डिवीजन। तो इतनी छोटी सी प्रोसेस होती है, सेल बन जाता है। क्लियर? अब मेरे को हाँ, साइट नहीं, अरेंजमेंट तो अलग है। साइटोकाइनेसिस मतलब जब ये अरेंज होता है तो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, और oogenesis में अनइक्वल साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तभी वहां पोलर बॉडी बनती है। अभी पढ़ाएंगे। क्लियर? तो ये हो गया सेल। एक दिन क्या हुआ, अभी एक मम्मी की बात बता रहा हूँ। हमारे मतलब
मतलब आंटी हैं, उनके भाई की डेथ हो गई थी क्योंकि उनको फीवर था, तो फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जब डेथ हुई तो उनने मतलब फोन बात बात हुई होगी, बताया था, बात हुई होगी तो ना क्या हुआ, उनने बताया कि उनके शरीर में 1 लाख प्लेटलेट हो गई थी। कितनी हो गई थी? अब मम्मी से मैं 9 साढ़े 9 बजे बात कर रहा था, प्लेटलेट होती है ना अपनी बॉडी में, प्लेटलेट काउंट होती है। मम्मी बोली अब सोनू उनकी मतलब वो उनकी डेथ हुई है, तो बोले उनके शरीर में 1 लाख प्लेट हो गई थी। और नहीं सोच में आया? तुम्हारे सोच में नहीं आया? तुम्हारे बॉडी में प्लेटलेट्स होती है ना, तो मम्मी को लगा 1 लाख प्लेट बॉडी में आई कैसे। चलो, ये हो गया हमारा क्या, माइटोसिस। ये हमारी देखो कंप्लीट एक ये सेल, मतलब इधर जाके ये और इधर जाके ये हमारी 2 सेल बन गई। क्लियर? तो अब हम पहले देखो, हम पहले क्या करेंगे, अब हम पहले पढ़ेंगे इंटरफेज, फिर पढ़ेंगे मेटा, इंटरफेज के ये सारे, फिर मेटाफेज। तो अब हेडिंग डाल, हेडिंग क्या तुम लोग सब बाद में लिख लेना, टाइम नहीं है ना हेडिंग डलवाने का। जब ये बंद हो जाए तो बता देना। चल रहा है। चलो अब हम देखेंगे इंटरफेस। क्या देखेंगे? देखो इंटरफेस किसमें, G1 S, यही बहुत बार पूछ दिया है नेट में, तो बहुत बार यही पूछा है। क्या कर रही हो? कटने देना, नीचे का आएगा ना, आ तो रहा है। अच्छा क्या है यार, तुम भी डिस्टर्ब करती। चलो अब हम इंटरफेस देखेंगे। मैंने इंटरफेस तुम लोगों को याद होगा तो मैंने ऐसे गुचुड़ पुचुड़ किया था, यहाँ से शुरू करके यही रिटर्न आया था, उस टाइम नहीं समझ आ रहा था। अब देखना आएगा। अब पता है ऐसे जो गुचुड़ पुचुड़ किया था ना, ऐसे दो डंडी खींचा था, जो एम है वो इन दो डंडी के बीच में, जो एम है इन दोनों है ना। अब देखना, अब इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ये ज्यादा ही बड़ा हो गया थोड़ा सा कर। अभी बहुत दिन से प्रैक्टिस नहीं थी, डायग्राम तो अच्छे बन जाएंगे। ये देखो G1 S G2। क्लियर? ये हमारा हो जाएगा पूरा का पूरा क्या है, एम फेज। एम फेज को हम यहीं पे 4 में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। क्लियर? ये हमारा सुनो, यहां से मतलब सॉरी, यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक इंड हुआ, ये हमारा इंटरफेज है और ये हमारा एम फेज है। क्या है ये? एम फेज। एम फेज मतलब इंटरफेज का एंडिंग, एम फेज का स्टार्टिंग, और एम फेज का एंडिंग नई सेल का बनना। एम फेज का एंडिंग नई सेल का बनना। क्लियर? चलो अब G1 स्टेज में क्या होता है, प्रो डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस या डीएनए रेप्लिकेशन। ये क्वेश्चन आता है, डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ होता है पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, मतलब यहाँ पे प्रो डीएनए, डीएनए बनने के पहले की स्टेज, और ये डीएनए बनने के बाद की स्टेज, और ये डीएनए बना। मतलब एग्जाम में यही पूछा जाता है, एग्जाम में तुम्हारे यही पूछा जाता है। क्लियर? डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है। अब कभी कभी क्या होता है
जैसे हमारी, मैंने क्या बोला अभी तुम लोगों को, क्या बोला कि ये पॉइंट सेल डिवीजन का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब ये जो सेल डिवीजन का स्टार्टिंग पॉइंट है, वही पॉइंट इंटरकाइनेसिस का भी स्टार्टिंग पॉइंट है। क्लियर? और ये यहां गया तो ये पॉइंट इंटरफेज का एंडिंग पॉइंट है, लेकिन सेल डिवीजन का एंडिंग पॉइंट नहीं है। सेल डिवीजन का एंडिंग पॉइंट ये है। समझ रहे मेरी बात? ये जो सेल डिवीजन का एंडिंग पॉइंट है, अब सेल डिवाइड हो गई, उसके बाद सेल कुछ टाइम के लिए रुकती है। सेल कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम तक उसमें कुछ नहीं होता, उसको हम बोलते हैं जी नॉट फेज या रेस्ट फेज। बट हमको पता नहीं चलता, इसलिए साइकिल लगातार चलती रहती है। लेकिन रियल में साइड जब एक सेल बनी ना, दूसरे सेल की प्रोसेस स्टार्ट होने के पहले थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए वो रुकती है, जिसको हम बोलते हैं जी नॉट फेज या रेस्ट फेज। ये भी आता है। तो जी नॉट फेज इसके अंदर इंक्लूड मत करना, क्योंकि तुम लोगों को ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं जी नोट को ये लोग करेंगे, इसके पहले कर देंगे, कहीं ना कहीं करेंगे। तो सेल साइकिल के अंदर नहीं आता। जो जी नोट है सेल साइकिल की एक ब्रांच है, एक रुकी हुई स्टेज को हम बोलते हैं जी नोट, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि वो लगभग सेम नाम मिलता जुलता है, तो उसको वहां कहीं ना कहीं पुट कर देते हैं। क्लियर? तो हो गया हमारा G2 S और G1, जी नॉट फेज है ना, रेस्टिंग फेज हो गया। अब यहाँ पे वही डीएनए मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, इसका है ना, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इसमें टाइम कम लगेगा। ये मैंने एक टेबल बनवा दिया था, बना लियो टेबल, बना ली टेबल, कोई बनाओ, दिखाओ जल्दी दिखाओ, नोट किया था। जैसे देखो जीवन में क्या है, जीवन वाला फेज को कंप्लीट होने के लिए 5 से 6 घंटे लगते हैं, एस वाले को 10 से 12 घंटे लगते हैं, G2 वाले को 4 से 5 घंटे लगते हैं। ये याद करना पड़ेगा। जीवन प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है 5 से 6 घंटे में, G2 होती है 10 से 12 घंटे में, ये 4 से 5 घंटे में। क्लियर? फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन होता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है, डबल रेप्लिकेशन मतलब डीएनए डबल हो जाता है। क्लियर? इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, जा रहे हो, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस, फिर इसके बाद यहाँ पे आरएनए टीआरएनए, यहाँ पे आरआरएनए टीआरएनए एमआरएनए। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा। तो ये सारा का सारा टेबल तुम मेरे को किसको देना, तो मैं वीडियो में इसको डाल दूंगा वहाँ पे, थोड़ा सा ये वाला फोटो खींच के देना अच्छा से, है ना। तो ये पूरा लिख देना, ये आता है एग्जाम में, मतलब पूछे जाते हैं पॉइंट। बाकी तो अब नीट में तो सीधे पॉइंट नहीं पूछता, नीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देता है, मतलब तुमको स्टेटमेंट लिखेगा, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी क्वेश्चन सही होंगे यहाँ पे। क्लियर? चलो उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे एम